हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोन मरिया आपका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इससे पहले हमने आपको इसके बारे में पार्ट 1 वीडियो में बता दिया था कि प्रकाश क्या है, उसके गुण के बारे में, प्रकाश पुंज, इस सभी के बारे में हमने आपको पिछला वीडियो में बता दिया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पहले वो वीडियो देख लिया होगा। तो देखिए, आज जो है हमारी ये पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये जो है बहुत ही VVI प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में क्या है पूछा गया है। और ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण, ये सब जितना भी है सभी के बारे में क्या हुए हम लोग आज उसको पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, एक होता है परावर्तक सतह, एक होता है परावर्तक सतह और एक होता है अपवर्तक सतह। पहले प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले आपको इसको समझना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो एक इसमें एक होता है परावर्तक सतह और एक होता है अपवर्तक सतह। परावर्तक सतह किसको कहेंगे? तो जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाए, जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद क्या हो उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसको बोलेंगे परावर्तक सतह। अगर जैसे यहाँ पर क्या है, प्रकाश आ रहा है और इस पर जैसे ही पड़ा तो प्रकाश क्या होगा, उसी माध्यम में लौट गया, जिधर से आ रहा था उधर ही लौट गया, यानी कि आर पर प्रकाश नहीं हुआ। तो वैसा सतह जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। और अपवर्तक सतह किसे कहते हैं? तो वैसा सतह जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद उसके आर पार हो जाती है, इसको क्या हो जाती है? आर पार हो जाती है, तो इसको बोलेंगे अपवर्तक सतह। अब जैसे परावर्तक सतह में जैसे हो गया कोई भी दर्पण हो गया, दर्पण का मतलब, दर्पण का आपको सीधा सा समझ लेना कि आईना। दर्पण जब भी बोलेंगे तो क्या समझना है कि हम आईने की बात कर रहे हैं। अगर अपवर्तक सतह बोलेंगे तो जैसे में हो गया जल, तो जल का जो ऊपर का सतह वो कैसा होता है? अपवर्तक सतह। यहाँ जल में अगर जो हम टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, टॉर्च का जो किरण रहेगा वो जल के अंदर भी प्रवेश कर जाएगा, यानी कि आर पार हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम टॉर्च जो है किसी दर्पण यानी कि किसी आईना के ऊपर जलाते हैं तो क्या होगा, आर पार नहीं होगा, बल्कि हम जिधर से हम जलाएंगे उधर ही क्या होगा, प्रकाश रिटर्न हो जाएगा। तो परावर्तक सतह का मतलब जिधर प्रकाश आएगा उधर ही चल जाएगा। अब इसको समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, किस सतह पर पड़ती है? परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद क्या होता है कि पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो लौटने की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब जो है ये आपको याद करने में आसानी होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। परावर्तक सतह कहते हैं उसी को जिस पर पड़ने के बाद क्या हो, लौट जाए। तो हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग को लिखना क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम क्या होती है, लौट जाती है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसके जो है कुछ नियम भी है, इसके जो है 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। तो यहाँ पर पहले इस नियम को समझने से पहले हम लोग को इसको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो है प्रकाश का परावर्तन होता कैसे आखिरकार। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये है ए, ये है बी, तो इसको क्या बोलेंगे? ए बी को हम बोल रहे हैं क्या? ए बी है यहाँ पर परावर्तक सतह, ए बी हो गया परावर्तक सतह। अब एक किरण हो गया, मान लीजिए सी है और इसको मान लीजिए ओ है, तो यहाँ पर सी ओ क्या है? एक किरण सी ओ हो गया, एक किरण डी ओ हो गया, इसको मान लीजिए एम, तो एक किरण एम ओ हो गया, और उसके बाद आई है, उसके बाद आर है। पहले आपको इसको समझना चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो ये जो है आसान करना हो जाएगा याद करने में। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी है, तो ए बी का मतलब परावर्तक सतह ही हो गया, ये तो समझा दिए। उसके बाद यहाँ पर CO क्या है? तो CO जो है यहाँ पर प्रकाश जो है परावर्तक सतह पर क्या हो रहा है, आ रहा है। तो जो प्रकाश परावर्तक सतह पर आएगा इसका मतलब है कि परावर्तक सतह पर क्या है, आ रहा है। तो जो प्रकाश परावर्तक सतह पर पड़ेगा उसको बोलेंगे आपतित किरण। जो प्रकाश परावर्तक सतह पर पड़ती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण। और जो प्रकाश जो है परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको बोलना है परावर्तित किरण। यानी यहाँ पर जो DO है हमारा क्या है, परावर्तित किरण है। अब यहाँ पर बच गया MO, तो MO जो है ये हो गया अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब इसको बोलेंगे। उसके बाद I है, तो I होता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। I का मतलब आपतन कोण और R का मतलब होता है परावर्तन कोण। I मतलब आपतन कोण और R का मतलब परावर्तन कोण। देखिए फिर से, जो प्रकाश आ रहा है उसको बोलेंगे आपतित किरण, जो प्रकाश लौट के जा रहा है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, और जो एक लंब यहाँ पर खींचा गया उसको बोलेंगे अभिलंब, और यहाँ पर
आपतन कोण क्या है, तो ये हो गया अभिलंब और ये हो गया आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और ये हो गया प्रवर्तन कोण, ये हो गया प्रवर्तित किरण। तो ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रवर्तन कोण। और सूचित किया जाता है आर से। उसी प्रकार आपतन कोण को सूचित किया जाता है आई से। तो इसका देखिए पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और उस पर का अभिलंब, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। और ये सही भी है, देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया प्रवर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर है। इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। तो तीनों एक ही बिंदु पर है, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जितना डिग्री पर हम ये जो किरण आ रहा है यहाँ पर, जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर क्या है, वापस भी जाएगा। यानी कि जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो है 40 डिग्री पर आ रहा है, तो जाएगा भी कितना से, 40 डिग्री पर। इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं प्रवर्तन कोण। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण। ये दोनों के बीच में आपतन कोण, ये दोनों के बीच में प्रवर्तन कोण। तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम यही कहता है कि प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का जो मान है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितना कोण पर प्रकाश आपतित होगा उतना ही कोण पर क्या होगा, प्रवर्तित भी होगा। अगर जो आएगा मान लीजिए 60 डिग्री से, तो जाएगा भी 60 डिग्री से। अगर जो आएगा 100 डिग्री से, तो जाएगा भी 100 डिग्री से। अगर जो आएगा 20 डिग्री से, तो जाएगा भी 20 डिग्री से। इसका कहने का अर्थ ये होगा। तो पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों एक बिंदु पर होता है। दूसरा नियम आपतन कोण और प्रवर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसको लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो अगर जो हम लोग को लिखना रहेगा प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम को लिखे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रवर्तक सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटने किसी घटना को क्या कहता है, प्रकाश का प्रवर्तन। उसके बाद प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होगा। दूसरा नियम आपतन कोण, प्रवर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो हम लोग आप आसानी से लिख सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दर्पण क्या है। देखिए अब अगला प्रश्न हमारा कि दर्पण क्या है, इसके प्रकार को लिखे। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं जिससे प्रकाश का क्या हो, नियमित परावर्तन हो। नियमित परावर्तन का मतलब हुआ कि जिस पर प्रकाश पड़े तो क्या हो, पुनः उसी माध्यम पूरा प्रकाश को क्या कर दे, रिटर्न कर दे, यानी कि लौटा देगा। तो उसे बोलेंगे दर्पण। दर्पण का मतलब आप समझ लीजिए आईना। तो आईना में अगर जो हम प्रकाश उस पर अगर जो जलाते हैं तो क्या होगा, प्रकाश एक भी आर पर नहीं होगा बल्कि उसी माध्यम में लौट जाता है। क्योंकि इसमें जो है दर्पण जो ऊपर में रहता है, बाहरी सतह रहता है, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। ये हो गया परावर्तक सतह, जिस पर प्रकाश पड़ती है उसी को क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। और इसके दूसरा तरफ जो होता है वो रंगा हुआ रहता है। आईना देखेंगे तो उसके दूसरा तरफ क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है। जो रंगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं रजतित भाग। जो रंगा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, रजतित भाग। और रंगा जाता है किस कलर से, चांदी रंग से। चांदी के रंग से उसको क्या किया जाता है, रंगा जाता है। तो यहाँ पर दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं जिससे प्रकाश को क्या हो, नियमित परावर्तन। दर्पण कितने प्रकार के, तो दर्पण होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो प्रवर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, गोल हो। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोल हो उसे बोलेंगे गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे बोलेंगे समतल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह पूर्णतः गोल ना हो, यानी कि पूरा गोल नहीं रहेगा, तो उसको बोलेंगे परवलयिक दर्पण। अब जैसे गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह कैसा रहेगा, गोल, तो ये हो गया गोलीय दर्पण। उसके बाद समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, यानी कि सीधा रहेगा, इस प्रकार समतल रहेगा, तो ये हो गया समतल दर्पण। उसके बाद आता है परवलयिक दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं हो, जैसे में कुछ इस प्रकार से रहेगा, पूरा गोल नहीं रहेगा, तो इसको बोलेंगे परवलयिक दर्पण। ये हो गया परवलयिक दर्पण। ऐसा दर्पण कहाँ रहता है, तो वाहनों के पास से दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, गोलीय, समतल और परवलयिक। अब इसी का जो है गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि अगर पूछेंगे दर्पण कितने प्रकार के हैं तो बोल देंगे 2 प्रकार के, लेकिन ऐसा नहीं। दर्पण अगर पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। लेकिन अगर जो प्रश्न पूछे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तब आपको आंसर लगाना है 2 प्रकार के। कौन कौन, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। समझते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखिए। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, गोल हो। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोल हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। अगर पूछेगा दर्पण कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, एक गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और परवलयिक दर्पण। लेकिन अगर पूछेगा दर्पण कितने गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो देखिए जब गोलीय दर्पण के, ये हो गया गोलीय दर्पण, तो जब गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को रजतित किया जाता है,
जब गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को क्या किया जाता है, रंजित किया जाता है, यानी उसको रंगा जाता है तो निर्माण होने वाले दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। जैसे में ये हो गया गोलीय दर्पण, अब इसको बीच से इसे काट देते हैं तो यहाँ पर जो है दो प्रकार का दर्पण हो गया, दो दर्पण आ गया, यहाँ पर एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। जब गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को रंजित किया जाता है तो निर्माण होने वाले दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब इसका हो गया ये रंजित भाग, जिधर कलर किया हो रहा था उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रंजित भाग, और जिधर कलर नहीं किया हो रहा था उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। ये क्या है, परावर्तक सतह हो गया, ये हो गया परावर्तक सतह। तो इसका जो है परावर्तक सतह ये हो गया और ये हो गया रंजित भाग। तो गोलीय दर्पण का जब गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को रंजित किया जाता है तो बनता है क्या, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कब बनता है, तो जब गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को रंजित किया जाए। जैसे ये हो गया गोलीय दर्पण, इसके भीतरी भाग को हम कलर कर देते हैं, ये हो गया कलर। अब इसको हम दो भागों में काट देते हैं तो यहाँ से क्या है, दो दर्पण बन गया, एक दर्पण ये हो गया और एक दर्पण ये हो गया, तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो जब गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को रंगेंगे तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, और जब गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को रंगेंगे तो हो जाएगा अवतल दर्पण। तो इसका जो है दूसरा परिभाषा जो है इसको हम बोल सकते हैं कैसे कि वैसा दर्पण, इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। देखिए यहाँ पर परावर्तक सतह जो इसका धंसा हुआ है, इसका भी परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, धंसा होता है, कैसा होता है, धंसा होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है, परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, यानी कि उभरा हुआ है। तो इसको बोलेंगे इसका परावर्तक सतह कैसा रहता है, तो इसका परावर्तक सतह उभरा रहता है, ये हो गया। इसका भी परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, ये हो गया रंजित भाग, जिधर कलर क्या हो रहता है वो होता है रंजित, और ये हो गया परावर्तक सतह। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, उभरा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, धंसा होता है। किसे अगर जो लिखना रहेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, वैसा दर्पण, पहले इसको लिख देते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, कैसा हो, धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसको बोलने का दूसरा तरीका भी है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को रंजित किया जाता है, जब गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को क्या किया जाता है, रंगा जाता है, तो निर्माण होने वाले दर्पण को ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसका फिगर क्या हो जाएगा, ये धंसा हुआ रहना चाहिए, ये हो गया अवतल दर्पण। अगर जो इसी को हम अंदर से अगर जो रंग देंगे तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगर जो लिखना है उत्तल दर्पण, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उभरा हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं धंसा ना हो, उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। यानी कि इसका जब फिगर बनाना रहेगा तो ये हो जाएगा, अंदर से रंग देना है, तो इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, समतल, गोलीय, परवलयिक। समतल उत्तल दर्पण कितने प्रकार के, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा है उसको बोलेंगे अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उभरा है उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में है अंतर क्या है, तो आप देखिए उत्तल दर्पण का पहला जो है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तक सतह धंसा रहता है, परावर्तक सतह कैसा रहता है, धंसा। और अवतल दर्पण में परावर्तक सतह क्या है, उभरा है। वो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह क्या है, उभरा है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण में जो है, अवतल दर्पण का निर्माण कब होता है, जब हम गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को रखते हैं। जब गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को रखते हैं तब इसका निर्माण होता है। और उत्तल दर्पण का निर्माण कब होता है, तो जब गोलीय दर्पण के हम लोग भीतरी भाग को रखेंगे तब उत्तल दर्पण बना। तो ये जो है इसमें अंतर भी है, आगे जाकर के इसको हम और भी अंतर लिखाएंगे, जब आगे पढ़ा देंगे आपको दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, ये सब जब बता देंगे उसके बाद आप लोग को अंतर जो है और ज़्यादा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।